नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज हमको भारत में शिक्षा के बारे में बात करनी है। एजुकेशन इन इंडिया। आज भी शिक्षा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बहुत कुछ डेवलपमेंट अभी भी हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार चेंजेज हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी 2020 में आई है। लेकिन आज की क्लास में हम शिक्षा के तह में जाएंगे। अंग्रेजी हुकूमत जब थी, ब्रिटिश हुकूमत, उस समय से लेके आज तक का जो शिक्षा का एक विकास क्रम रहा है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। भारत में शिक्षा का विकास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बहुत सारी नीतियाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारे प्रावधान अधिनियमों के अंतर्गत किए जाते हैं। आपको ये भी विदित होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव जो हमारे यहाँ सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तौर पर भी आपने देखा कि पश्चिमी देशों में जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कुछ एक राजनीतिक चेतना या राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र में, जो विकास के क्षेत्र में जो काम किया, वो उस समय की ज़रूरत थी। और वो जो ज़रूरत थी वो इसी कारण से उनको समझ में भी आई क्योंकि उन्होंने देश दुनिया देखी। लेकिन बात आती है क्या जो शिक्षा का माध्यम था हमारा, या जो शिक्षा हम लोग के यहाँ जो पद्धति थी, जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे थे, उस शिक्षा में बहुत ज़्यादा कमियां थीं। वो माध्यम, वो भाषा सब बदलने की ज़रूरत थी। जो अंग्रेजी की शिक्षा हम पर थोपी गई, इन सब बातों को एक विकास क्रम के तौर पर हम यहाँ पर समझेंगे। और इसमें कई लोगों की बात आएगी, जैसे लॉर्ड मैकाले की बात आएगी। लिटन का जब काल था तो उसने भारतीय शस्त्र अधिनियम लाकर भारतीयों को जब निशस्त्र किया, और इसके साथ ही ये 1878 की बात है, उसी समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, भारतीय भाषा में समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। तो इन सब ये जो घटनाक्रम थे वो केवल एक शिक्षा से या एक महज आप इन क्षेत्रों के अधिनियम से ही उनको नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मुद्दा आता है, यहाँ पर बात आती है कि ये सारे अधिनियम कैसा दूरगामी प्रभाव डाल रहे हैं, उससे भारतीय जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण, और इसको हमको देखना होगा, है ना। जैसे भारतीय लोगों में, भारतीय बुद्धिजीवों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा है, तो उसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। जैसे सिविल सर्विसेज की बात करें, सिविल सर्विसेज की परीक्षा पहले केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। तो इंग्लैंड में आयोजित होगी तभी तो भारतीय मांग करेंगे कि इसको भारतीयों को भी इसमें अवसर दिया जाए, यहाँ भी आयोजित किया जाए। सारे लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, और मांग करेंगे तो मांग अगर नॉर्मल बात होती तो नॉर्मल मांग करते। यहाँ पे जन आक्रोश जुड़ जाएगा, राजनीतिक चेतना जुड़ जाएगी, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो भारतीय साहित्य में, भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास में शिक्षा का ही तो महत्व है। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो अपनी बातें कैसे रखेंगे, कैसे अपनी बातें करेंगे, क्या क्या ज़रूरी है, कैसे क्या करना है, क्या आवश्यकता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का अगर हम शुरुआती दौर देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पर विशुद्ध रूप से व्यापार करने आई थी। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या था, ये व्यापारिक कंपनी थी। इसके उद्देश्य जो थे वो व्यापारिक थे, और इसका कोई उद्देश्य नहीं था, ये सामाजिक सेवा करने नहीं आई थी, है ना। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ जो यहाँ पे अधिकारी आए, उनके कुछ गवर्नर हुए, उन्होंने, जैसे वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग ने व्यक्तिगत तौर पर कुछ प्रयास किए। 1781 की बात है। अरबी व फारसी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा इसने बनवाया। कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की, और ये मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया। और वारेन हेस्टिंग्स ने जो ये मदरसा बनवाया, अब ये व्यक्तिगत तौर पर उसका प्रयास था, उद्देश्य कुछ भी इसका रहा हो। क्यों करवा रहा था? अरबी व फारसी भाषा के अध्ययन के लिए करवा रहा था, है ना। और उसका उद्देश्य क्या था, जो भी था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये व्यक्तिगत प्रयास था वारेन हेस्टिंग्स का।
कंपनी ने इसमें कुछ नहीं किया। मुस्लिमों को उनके कानून और इससे संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में जानकारी देना इसका उद्देश्य था, है ना। इसी बीच में पदार्पण होता है विलियम जोन्स का, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। ये जो मदरसा बना ये कब बना? ये बना 1781 में, ये बना 1781 में। और 1784 की बात आती है तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स इसकी स्थापना करते हैं और विलियम जोन्स का भी ये व्यक्तिगत प्रयास था। व्यक्तिगत स्तर पर ये लोग कोशिश कर रहे हैं, कलकत्ता में इसकी स्थापना करते हैं। अब ये सब जो प्रयास हो रहे हैं इसका कोई व्यापक उद्देश्य वैसे नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर ये लोग प्रयास कर रहे हैं। चार्ल्स विल्किंस की आप बात कर लें, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। भगवत गीता का ये अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, इंग्लिश वर्जन इसका जारी करते हैं, भगवत गीता अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस। तो चार्ल्स विल्किंस हो, विलियम जोन्स हो, ये लोग व्यक्तिगत स्तर पर अपनी रुचि थी इनकी, इसलिए ऐसे प्रयास कर रहे हैं, है ना। विलियम जोन्स ने एक काम किया था, कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसको ट्रांसलेट किया था, अंग्रेजी में ट्रांसलेट उसको कर डाला था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कभी पूछा जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम आप विलियम जोन्स के साथ याद रखिएगा, कालिदास की है ना। और भगवत गीता ये चार्ल्स विल्किंस, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो पूछा गया है इसीलिए क्योंकि ये उस समय की बड़ी बात थी, उस समय व्यक्तिगत प्रयास ये लोग कर रहे थे, है ना। जोनाथन डंकन के बारे में आपने सुना होगा, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयास से हो पाई थी। जोनाथन डंकन, और जोनाथन जो डंकन थे इनकी हेल्प या इनकी हेल्प से उस समय बनारस के राजा थे, है ना। तो बनारस के राजा नहीं, ब्रिटिश ये रेजिडेंट थे, बनारस के राजा का इसमें कोई नहीं था, वो दूसरी घटना है। तो ये जोनाथन डंकन के प्रयत्न से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू विधि के बारे में यहाँ पर ज्ञान दिया जाता था, अध्ययन किया जाता था। तो बनारस में संस्कृत कॉलेज, ये जोनाथन डंकन, है ना। अब ये संस्कृत कॉलेज, और ये संस्कृत कॉलेज कहाँ? वाराणसी में, वाराणसी, बनारस संस्कृत कॉलेज इसका नाम भी था, वाराणसी संस्कृत कॉलेज। ये सब व्यक्तिगत स्तर के प्रयास थे। वेलेजली आता है, तो वेलेजली असैन्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए एक कॉलेज की स्थापना करता है। 1800 की ये बात है, कलकत्ता में इसको स्थापित किया जाता है और इस कॉलेज का नाम होता है फोर्ट विलियम कॉलेज। कई बार प्रश्न आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज, दो प्रश्न इसमें बनेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज, मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, दो प्रश्न। एक तो ये किसके समय में, किसके प्रयास से हुआ? तो ये वेलेजली के प्रयास से हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था? कैसी शिक्षा देना? इसका उद्देश्य क्या था? असैन्य अधिकारियों को शिक्षित करना, सैन्य नहीं, असैन्य अधिकारी, असैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो था, चलिए कॉलेज को लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज कर रहा था। धीरे धीरे अब देखिए, पहले व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अब एक इंस्टीट्यूशन बन रहा है, एक इंस्टीट्यूट बन रहा है, ठीक है। अब अंग्रेज जब यहाँ पर शासन सत्ता अपनी संभाल रहे थे, यहाँ पर शासन चला रहे थे, तो उनको कई बार पत्र व्यवहार करने पड़ते थे देसी रियासत से, यहाँ के राजाओं से, जिनसे उनका काम रहता था। अब ये पत्र व्यवहार अगर उनको करने पड़ रहे हैं तो उनको तो हिंदी आती नहीं है और यहाँ वाले लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, कि जो हिंदी समझ सके, अंग्रेजी समझ सके, और हिंदी समझने वाले को हिंदी में बता सके, अंग्रेजी समझने वाले को अंग्रेजी में बता सके, ये ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो अरबी, फारसी, संस्कृत, हर तरीके की ज़रूरत इसमें पड़ती थी, हिंदी की भी ज़रूरत पड़ती थी। अरबी फारसी में उस समय सारे दस्तावेज लिखे जाते थे, क्योंकि मध्यकाल के बाद की बात है, मध्यकाल के बाद का फेज है, तो उस समय अरबी फारसी अपने चलन में थी। तो उस समय ये लोग ढूंढा करते थे प्रबुद्ध भारतीयों को जो ऐसा काम कर सके, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनकी आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ती गई, विकास होता चला गया, विकास ऐसे ऐसे
होता चला गया। न्यायालय में भी परामर्शदाता रखने पड़ते थे इनको, क्योंकि न्यायाधीश तो अंग्रेज हैं और अंग्रेज न्यायाधीश सामान्य जनता की भाषा कैसे समझ पाएंगे, उनकी बात वो नहीं समझ पाएंगे, तो उसके लिए भी इनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती थी। कई बार धार्मिक ग्रंथों से इनको उद्धृत करना पड़ता था चीज़ों को, तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो धार्मिक ग्रंथों का भी ज्ञाता हो, उसका अर्थ कुछ समझ सके। ठीक है, मिशनरियाँ भी यहाँ पर आ चुकी थी, मिशनरियाँ यहाँ पर आ चुकी थी। तो मिशनरियों ने सरकार पर जोर डाला कि यहाँ पर जो भी और कर रहे हो, लेकिन हमारी भाषा का भी यहाँ पे प्रचार करो, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करो, जिससे कि हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकें। कल्चर में परिवर्तन अगर करना है तो भाषा बदल दीजिए, भाषा बदलेंगे बहुत कुछ बदल जाएगा, और ये काम अंग्रेज अभी आगे करने वाले हैं। तो मिशनरियों का उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना। तो पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार से उन्होंने सोचा कि अगर पाश्चात्य शिक्षा दी जाए तो परंपरागत धर्म में उनकी धीरे धीरे जो व्यक्ति हैं उनकी आस्था समाप्त करने में हम सफल हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए कि कोई हिंदू धर्म को मानने वाला लोग हैं, और ये कोई भी व्यक्ति है, इस हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और इन्होंने अगर संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया तो हिंदू धर्म के ग्रंथ ये नहीं पढ़ पाएंगे। अंग्रेजी पढ़ना चालू किया तो जो अंग्रेजों की पुस्तकें थी वो, या ईसाइयों की पुस्तकें, वो अंग्रेजी भाषा में थी, तो उधर मुड़ जाएंगे। तो मिशनरियों ने भी ये अपना प्रयास किया कि ईसाई धर्म को अगर प्रचारित करना है तो हमको उनकी भाषा बदलनी पड़ेगी, जिससे कि उधर से आस्था समाप्त हो और इधर एक हमारा समर्थक वर्ग तैयार हो जाए। ठीक है, ये सब डेवलपमेंट चल रहा था। इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि भारत में शिक्षा का विकास करना पड़ेगा। वास्तविक प्रयास शुरू होता है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिया गया कि वो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र है, साहित्य के पुनरुद्धार और स्थानीय विद्वानों को, जिनकी ज़रूरत इनको पड़ती थी, उनको इनकरेज करने के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा कर सकती है ना। और ब्रिटिश शासित जो प्रदेश हैं वहाँ पर विज्ञान और दर्शन की शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग कर सकती है, 1 लाख रुपए का। तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का जो एक्ट आया, चार्टर एक्ट जो आया, तो उसमें 1 लाख रुपये दिए गए, 1 लाख रुपये। और ये 1 लाख रुपये देने का उद्देश्य मैंने आपको बताया कि ऐसा वर्ग जो विद्वान वर्ग है उनको प्रोत्साहित किया जा सके, साहित्य का पुनरुद्धार किया जा सके, है ना। उद्देश्य उनका क्या था कि कम से कम एक वर्ग ऐसा तैयार हो जाए जो कि कामकाजी वर्ग हो। छोटे छोटे जो प्रशासनिक पद थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पद तो ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा पद नहीं, छोटा पद, छोटे पदों पर जहाँ पे निर्णय नहीं, जहाँ पे सूचना देने की बात हो, जहाँ पर कलेक्शन करने की, सूचना कलेक्ट करके पहुँचाने की बात हो, तो छोटे पदों पर भर्ती के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए इन्होंने आधुनिक शिक्षा को प्रारंभ किया, भारतीयों को तैयार किया कि अपना एक वर्ग बन जाए। इधर राममोहन राय, जो राजा राममोहन राय हैं, वो भी प्रयास कर रहे थे अपने स्तर पे। 1817 की ही बात है, डेविड हेयर के साथ वो भी मिलकर काम कर रहे थे। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना ये करते हैं, पाश्चात्य पद्धति पर पूरा ये आधारित होता है, और उच्च शिक्षा देने वाला पाश्चात्य पद्धति पर ये पहला कॉलेज था, प्रथम कॉलेज था भारत में 1817 में। और 1817 में जो ये हिंदू कॉलेज है, ये पाश्चात्य शिक्षा देने वाला पहला कॉलेज था भारत में, हिंदू कॉलेज। और इंग्लिश में ये शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई। और राजा राममोहन राय के साथ में दूसरा जिसने हेल्प किया था वो था डेविड हेयर और राजा राममोहन राय के प्रयासों से ये हुआ। तो इस तरीके से ये विकास चलता रहा। ठीक है, 1813 में पहली बार पैसा दिया गया, 17 में ये बन गया। कलकत्ता, आगरा और बनारस, यहाँ पर भी संस्कृत कॉलेजों की स्थापना की गई। भारतीयों की शिक्षा पर थोड़ा थोड़ा ध्यान अब दिया जाने लगा, है ना। विज्ञान की शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया कि थोड़ा बहुत वैज्ञानिक पुस्तकों का भी यहाँ पर
पठन पाठन किया जाए। और उन पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद कराया गया जो हमारे यहाँ की भाषाएं थी। अंग्रेजी में अगर वो पुस्तकें हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, तो उनको हमारे यहाँ की प्राच्य भाषाओं में उसका अनुवाद कराया गया। जो हमारे यहाँ जैसे जो उस समय की भाषा थी, मैंने आपको बताया अरबी थी, फारसी थी, तो इन सब क्षेत्रों में विज्ञान और साहित्य की पुस्तकें आने लगी, मतलब इन सब भाषाओं में आने लगी। ये सब होता रहा। अब बात ये आ गई, इसमें एक मुद्दा जुड़ गया, वो था आंग्ल प्राच्य विवाद, कि अगर ये शिक्षा को बढ़ावा तो अंग्रेज दे रहे हैं, अब ये अंग्रेजी में दें कि जो प्राच्य पहले से चला आ रहा है। प्राच्य का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पहले से अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत जो हमारे यहाँ की भाषाएं हैं उनमें डेवलपमेंट ज़्यादा किया जाए या फिर अंग्रेजी में किया जाए। तो आंग्ल प्राच्य विवाद थोड़ा बहुत नोट करते रहिए, इसमें पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो आंग्ल प्राच्य विवाद का मतलब क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। आंग्ल का मतलब तो आप अंग्रेजी समझ ही रहे हैं। तो लोक शिक्षा के लिए कौन सा एक स्ट्रीम चुना जाए, अंग्रेजी चुना जाए या फिर जो हमारी अरबी फारसी है उसको चुना जाए, इसमें इसको लेके मतैक्य नहीं था, है ना। 10 सदस्यों का गुट बनाया गया था कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना है, एक समिति बनाई गई थी, उस डेवलपमेंट में बताना था उनको कि कैसे क्या किया जाए। तो इसमें से 10 सदस्यों के 2 गुट बन गए। उसमें से एक जो था वो प्राच्य की बात करता था और एक जो था वो आंग्ल की बात करता था। जो प्राच्य की बात करता था, प्राच्य की बात करने वाला कहता था कि यहाँ की शिक्षा का जो विकास है, प्राच्य शिक्षा समर्थक क्या कहते थे कि जहाँ तक यहाँ की शिक्षा के विकास का प्रश्न है तो विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जो भाषाएं हैं, अरबी, फारसी, हिंदी, जो उस समय की भाषाएं जो चल रही थीं, तो अरबी, फारसी और यहाँ की लोकल भाषाएं हिंदी, इन सब में डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। आंग्ल वाला जो पक्ष था वो कहता था कि ये सब हटाओ और सीधा ये ट्रांसलेशन छोड़ो, सीधा अंग्रेजी लेके आओ, इंग्लिश लेके आओ। अरबी, फारसी और हिंदी की जो तरफदारी कर रहे थे तो उसमें इनका समर्थन कौन कर रहा था? एच.टी. प्रिंसेप कर रहा था। एच.टी. प्रिंसेप, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एच.टी. प्रिंसेप, और इनके साथ में इनका जो साथ दे रहे थे, इसके साथ में एक नाम और याद कर लीजिए। एच.टी. प्रिंसेप के साथ में एच विल्सन भी था, वो भी साथ दे रहा था इनका। एच विल्सन, ये इनका समर्थन कर रहे थे। ठीक है, ये जो मंत्री उस समय ये समिति का मंत्री हुआ करता था विल्सन, ठीक है, और समिति का सचिव ये था। समिति का ये सचिव हुआ करता था। जो 10 सदस्यीय समिति थी, ये 10 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। अब उसमें सदस्य बट गए। अब इसमें सचिव ये था और ये समिति का मंत्री था, ये दोनों एक हो गए, प्राच्य भाषा का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, ये कह रहे थे कि अरबी, फारसी में ध्यान दिया जाए, भारतीय भाषाओं से क्योंकि लोग परिचित हैं, तो पाश्चात्य ज्ञान व विचारों को अगर आपको देना ही है तो आप इसी भाषा में दीजिए, क्योंकि यहाँ के कल्चर को आप बर्बाद मत करिए, भारतीय संस्कृति का विनाश हो जाएगा, लोग जड़ों से कट जाएंगे, ऐसा ये लोग सोचते थे। उन्होंने कहा कि जो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री सिखाना है इसी में सिखाइए। और इसलिए सिखाइए क्योंकि वेद जो है इनके, वेदों में सबका निष्कर्ष दिया हुआ है, कई सब थ्योरी दी हुई है। हिस्ट्री में मैंने आपको सब पहले पढ़ाया है प्राचीन भारत में, तो इसलिए इसी में दीजिए और उसको उसी में ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है, व्याख्या करने की ज़रूरत है, ना कि भाषा बदल देने की ज़रूरत है। लेकिन आंग्ल शिक्षा समर्थक जो थे, जिसमें मुनरो और एल्फिंस्टन था, मुनरो और एल्फिंस्टन, ये था। तो मुनरो और एल्फिंस्टन ये इसका समर्थन कर रहे थे। लॉर्ड मैकाले ने भी इसका समर्थन किया था, और यहीं से वो पॉइंट आता है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। मैकाले, लॉर्ड नहीं, मैकाले ने भी इसका समर्थन किया था, और यही आगे आधार बन जाएगा, इसी जीत इसी की होगी, है ना। उसका तर्क क्या था? मैकाले ने कहा कि प्राच्य शिक्षा पद्धति मरणासन्न है, बिल्कुल बेकार है। अरबी, फारसी, संस्कृत साहित्य में रूढ़िवादी और संकुचित विचारों के अलावा कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दिया उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दिया। उसने कहा ये सब कुछ है ही नहीं है इसमें,
बेंटिक था उस समय, बेंटिक। तो जब देखा ये विवाद बहुत बढ़ रहा है, ये दो पक्ष हो जा रहे हैं और ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तब उसने एक समिति का गठन किया। अपनी एक काउंसिल के विद सदस्य थे लॉर्ड मैकाले, तो उनको लोक समिति का, वही मैकाले इसी का समर्थन करेगा। जो विवाद बहुत ज़्यादा ये बढ़ता हुआ देखेगा, तो जो ये विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक इसी मैकाले को, ये विधि सदस्य था, क्या था, विधि सदस्य था, और इसको क्या करेगा, मैकाले को बेंटिक जो है, बेंटिक इसको नियुक्त करेगा, इसको जिम्मा देगा, लोक शिक्षा समिति का प्रधान बना देगा। ये जो लोक शिक्षा समिति है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, लोक शिक्षा समिति, तो लोक शिक्षा समिति का ये प्रधान बन जाएगा। अब ये हेड हो गया, ये हेड हो गया। अब ये जो डिसीजन लेगा, इसी का डिसीजन माना जाएगा। भाषा संबंधी विवाद पर इसको अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। मैकाले पहले से मैं कह रहा हूं कि ये आंग्ल दल का समर्थन कर रहा था। इतना ही आपकी कॉपी में ग्राफ बना होना चाहिए, इतना फिगर बना होना चाहिए। तो मैकाले को ही अब दिया गया, तो वो समर्थन कर रहा है आंग्ल का, तो जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट भी आंग्ल की ही लगाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अंत में बदल जाएगा, उसी का सपोर्ट ही कर रहा था। विधि सदस्य था ये ध्यान रखिएगा। जो ये मैकाले था कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने काउंसिल का विधि सदस्य के तौर पर इसको सम्मान देते हुए, मतलब विधि सदस्य था ही है, तो इसको कहा कि तुम ये फैसला करो। अब मैकाले ने क्या किया, आंग्ल दल का समर्थन किया और उसको अंग्रेजी भाषा साहित्य की जो पैरवी इसने की, या अंग्रेजी भाषा, तो उसमें एक लाइन उसने कहा, उसको कुछ दिखता नहीं था अंग्रेजी के अलावा। वो नालायक ये बोला कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है। ये मैकाले का स्टेटमेंट है, मैकाले का ये स्टेटमेंट है। लाइब्रेरी वाला जो है, लाइब्रेरी वाला जो स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। उसने क्या कहा, उसने कहा कि यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष, यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा, भारत और अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है। अब मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन कर रहा है, आंग्ल शिक्षा का। उद्देश्य क्या है मैकाले का? इसका उद्देश्य ये था कि काली चमड़ी में गोरा दिल, काली चमड़ी में ये चाह रहा था कि रक्त व रंग से कोई भी भारतीय हो, लेकिन अंग्रेजियत उसके अंदर हो। काली चमड़ी में अंग्रेजों का एक वर्ग, तो काली चमड़ी में अंग्रेजों का एक वर्ग जो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करे, अंग्रेजों का समर्थन करे, तो अंग्रेजों का एक वर्ग, ये तैयार करना इसका उद्देश्य था। और वो शिक्षा पद्धति उसकी वास्तव में सफल भी रही है। आज भी सब अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, रिजल्ट आता है तो सब अंग्रेजी, कोई भी नया कुछ भी होगा सब अंग्रेजी, है ना। भारत की जो भाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा हमारी, उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। 1835 में मैकाले, 2 फरवरी 1835 की बात है, जब इसने समर्थन किया था, तो बेंटिंग ने इसके मैकाले का जो ये लेख था, जो इसने इस पर रिपोर्ट तैयार की थी, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। आदेश दिया कि भविष्य में सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम में ही बढ़ावा देगी और शिक्षा का जो विकास होगा वो अंग्रेजी भाषा में होगा, और सभी खर्च जो हैं वो इसी उद्देश्य से किए जाएंगे कि अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा आगे बढ़े। जब इसके रिपोर्ट को मान लिया गया तो स्कूल कॉलेज लेवल पर अंग्रेजी का बोलबाला हो गया, जो मीडियम था वो अंग्रेजी हो गया। अब जनसाधारण जो था, जिसको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी, पहले से उसके यहाँ कोई अंग्रेजी पढ़ा हुआ नहीं था, वो तो सामान्य भाषा अपना बोलता था, लोकल लैंग्वेज, तो उसकी पहुंच से शिक्षा दूर हो गई। ठीक है, सरकार ने कहा हमारा उद्देश्य, टारगेट भी ये नहीं है, उच्च वर्ग को शिक्षित करना हमारा टारगेट है।
और अगर उच्च वर्ग शिक्षित हो गया तो उच्च वर्ग शिक्षित होने के बाद में इसने कहा कि उच्च वर्ग शिक्षित हो, और इसने कहा वर्ग अगर ये वाला शिक्षित हो गया तो ये शिक्षित होगा तो फिर दूसरों को शिक्षित करेगा, फिर ये शिक्षित होंगे, और धीरे धीरे ऐसे संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये उच्च वर्ग बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का उच्च वर्ग होता है, पहले भी था आज भी। इस वर्ग ने क्या किया, इसका अपनी शिक्षा का उपयोग केवल नौकरी और व्यक्तिगत हित में किया। अपने जो दायित्व थे, ये उच्च वर्ग उन दायित्वों को भूल गया, दायित्व की ऐसी की तैसी, उसने कहा कि दायित्व कुछ नहीं है। यही जो सिद्धांत है कि अगर उच्च वर्ग शिक्षित हो जाए तो शिक्षा का प्रभाव छन छन कर नीचे आएगा, फिल्टर होगा, नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा। तो इसी को एक शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। यही जो था अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। आपसे पूछा जाएगा कि यह सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो ये शिक्षा से रिलेटेड है। लेकिन ये वर्ग अपना दायित्व भूल गया, अपना दायित्व, अपने कर्तव्य से ये विमुख रहा। और जब वो अंग्रेजी पढ़ने लगा, एक वर्ग, उच्च वर्ग ने जब अंग्रेजी पढ़ी तो उसकी जो विचारधारा थी वो भी बदल गई। वो अंग्रेजों की तरह सोचने लगा, वो अपने देश के बारे में सोचना भूल गया, देसी विद्यालयों की अवहेलना करने लगा। वो लोग भी करने लगे क्योंकि अब उनको ही वैल्यू दी जा रही थी। तो सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम जो था वो बहुत बड़े तौर पर प्रभावित हुआ और सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम को क्षति पहुंची इससे। बात समझ में आ रही है, क्षति पहुंची इससे। लेकिन अंग्रेजी वर्ग ये तैयार होने लगा जो अंग्रेजियत में डूबा हुआ था, अंग्रेजी सीख रहा था। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत ये शिक्षा से रिलेटेड है। यही था फिल्ट्रेशन थ्योरी, यही है कि धीरे धीरे छन के नीचे आना। ये काम मैकाले ने कर दिया। अब तो इसमें तो कोई गलत नहीं होगा ना, अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको वो सही ही हो जाएगा। ठीक है, अब शिक्षा से संबंधित कुछ आयोग हैं और कुछ काम हुए हैं, घोषणा पत्र आप कह सकते हैं, डिक्लेरेशन कह सकते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक एक करके जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे इसको हम करके, फिर नई शिक्षा नीति को देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट को, जीआर कब रखा गया है, क्या उसके लक्ष्य है, क्या टारगेट है, क्या नया किया गया है, ये सब देख के इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो शिक्षा से संबंधित जो सबसे प्रमुख घोषणा पत्र हैं, जैसे मैंने डेवलपमेंट शुरू में बताया कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास हुआ, लेकिन एक चरण आता है, आप कह सकते हैं प्रथम चरण में व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास या आंग्ल प्रांत विवाद और ये सारी चीज़ें सामने आई। फिर एक दूसरा चरण आता है डलहौजी के समय, जब डलहौजी यहाँ रहता है तो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान होते हैं चार्ल्स वुड। 1854 की बात है। तो भारत की शिक्षा नीति की विस्तृत योजना वो बनाते हैं। वुड घोषणा पत्र के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वुड घोषणा पत्र 1854, वुड घोषणा पत्र 1854। 1854 का जो ये वुड घोषणा पत्र है, ये थे कौन? चार्ल्स वुड थे। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, चीफ हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चीफ हुआ करते थे ये। तो चीफ ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये चार्ल्स वुड थे। चार्ल्स वुड थे और इन्हीं की अध्यक्षता में आगे की शिक्षा नीति कैसी होगी इस पर एक योजना बनाई गई। इन्होंने योजना बनाई और इन्होंने बताया कि भारत की शिक्षा नीति कैसी होगी। केवल यही काम इन्होंने किया था कि बताया कैसी होगी, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसने जो ये भावी शिक्षा नीति का विचार प्रस्तुत किया तो उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी को वुड डिस्पैच को, इसने जो भावी नीति ये बनाई थी, चार्ल्स वुड ने भावी नीति जो बनाई, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है।
अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन इसमें किया गया था। पहली बार ऐसा हो रहा था। वुड डिस्पैच 1854 थे कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान। अब इसमें जो सिफारिशें की गई, यूपीएससी में ये पूछी जाएंगी आपसे, बाकी सिफारिशें हो सकता है पीसीएस का भी प्रश्न इस पे यूपी कमीशन बनाए या अन्य कोई पीएससी बनाए, लेकिन इसमें सिफारिश जैसे उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है, शिक्षा का दायित्व तो सरकार का होगा, जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व तो सरकार का होगा। नोट करिए इसको, जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व तो सरकार का होगा। दूसरी बात इसमें कही गई कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान, लिटरेचर वहां का, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, साहित्य, विज्ञान का प्रसार करे। तीसरा पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए कि उसने जो एक बात कही थी वो इंपॉर्टेंट भी है कि शिक्षा का जो माध्यम है वो बेशक अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। तो उच्च शिक्षा का माध्यम इसने कहा, इसने एक बात ये कही थी कि जो हाई लेवल की शिक्षा है ना, तो उच्च शिक्षा का माध्यम इसने कहा कि ये उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए, लेकिन जो देसी भाषाएं हैं उनको भी प्रोत्साहित करने का काम किया जाए। इसी पे उसने कहा था कि देसी भाषाएं जो सिखाई जा रही हैं, जैसे प्राथमिक पाठशालाएं हैं, अगर वहाँ से बेसिकली उनको देखा जाए तो लोकल लेवल पे बच्चे को अपनी लोकल लैंग्वेज जल्दी आती भी है, तो देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित करने की बात भी इसने की थी। देसी भाषाई प्राथमिक शालाएं स्थापित करने की इसने बात की। और फिर उसने कहा कि उसके ऊपर जब आप आ जाएँ तो आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल और संबंधित कॉलेजों की स्थापना भी की जा सकती है। आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल और संबंधित कॉलेजों की स्थापना उसमें की जा सकती है। तो ये बात उसने कही। इन्होंने कहा कि अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं बनाई जाएं। उस समय वुड डिस्पैच में कहा गया था, और ये प्रशिक्षण का काम आज भी सही से नहीं हो पाता है। तो टीचर ट्रेनिंग की बात भी इसमें कही गई थी। निजी प्रयासों की भी बात इसमें हुई थी। यहीं से निजीकरण की कहीं ना कहीं नींव पड़ गई कि शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइवेट एफर्ट्स हैं उनको भी दिया जाए, उनको भी प्रोत्साहित किया जाए। अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना यहाँ से बनाई गई थी। महिला शिक्षा पर भी इसमें जोर दिया गया था। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात हुई थी, और बेथून के प्रयत्नों के द्वारा महिला पाठशालाओं की स्थापना भी इसके अंतर्गत की गई थी। इसके बाद इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि प्रत्येक प्रांत में, जैसे शिक्षा अभी आप राज्य स्तर पर देखिए, राज्य स्तर पर बोर्ड्स होते हैं ना शिक्षा के, जैसे यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, केरल का बोर्ड है, अपना बोर्ड है, जम्मू कश्मीर का अपना, तो सब अलग अलग बोर्ड हैं स्टेट लेवल पे। तो कंपनी के बारे में इसने कहा था कि कंपनी प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करे, जो प्रांत की शिक्षा व्यवस्था को मैनेज करे, उसको देखे, और प्रतिवर्ष रिपोर्ट अपनी भेजती रहे कि कैसा वहाँ पर क्या चल रहा है। इस रिपोर्ट यानी कि उसकी मॉनिटरिंग भी होती रहेगी, और स्टेट लेवल पर उनका दायित्व होगा, तो वो अपने हिसाब से उसका विकास भी करेंगे, है ना। और इसी रिपोर्ट के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय उस समय हुआ करता था, तो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 जगह, एक तो कलकत्ता, दूसरा मुंबई, एक कलकत्ता में, एक मुंबई में, और तीसरा विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया था? तीसरा विश्वविद्यालय था साउथ में, मद्रास में। तो ये कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में ये लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, जो लंदन यूनिवर्सिटी थी उसके तर्ज पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, है ना। ये विश्वविद्यालय उसी तर्ज पर स्थापित किए गए थे, और 1857 में ये अस्तित्व में आ गए थे। ये 1857 की बात है, 1857 में ये अस्तित्व में आ गए थे। 1854 में आया है, 3 ही साल के अंतर्गत ये स्थापित भी हो गए। अब ये जो वुड डिस्पैच था, वुड घोषणा पत्र जो था, तो इसमें एक पृथक विभाग फिर इसके आधार पर बनाया भी गया। कंपनी ने इसकी बात मानी, और वहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ऐसे काम किया। भारत की शिक्षा का ढांचा पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के आधार पर वहीं से विकसित करने का काम जो था वो इसने पूरा किया।
इसी के सुझावों के आधार पर हुआ। और इसने जो थोड़ी बहुत बात कही भी थी कि जो देसी भाषा की शिक्षा है, जो देसी लैंग्वेज है, उसको नष्ट न किया जाए, लेकिन वो नष्ट होती चली गई। प्राचीन शिक्षा पद्धति हमारी खत्म हो गई, प्राचीन शिक्षा पद्धति खत्म हो गई, नवीन शिक्षा पद्धति आ गई, और नवीन शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी जो है वो प्रभावी हो गई। फिर धीरे धीरे शिक्षा जो है वो, जो इसने दूसरी बात की थी कि प्रांतीय विषय बना दिया जाए, तो प्रांतीय विषय भी ये बन गया। शिक्षा को प्रांतीय विषय 1870 में बना दिया गया और सरकारी आर्थिक सहायता कम कर दी गई। तो वैसे जो शिक्षा था, लेवल शिक्षा का था, वो पैसे जब मिलते थे तो उच्च था, पैसे जब कम मिलने लगे तो निम्न होने लगा। और यहीं से प्राइवेटाइजेशन चालू होगा, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आएंगे कि आओ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देंगे, क्योंकि इसकी भी संस्तुति ये वो डिस्पैच कर चुका था। इतना इसके बारे में बहुत है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जा सकता, ठीक है ना। पूछा जाएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हंटर आयोग 1882-83 की बात है इसके बाद, और इनका क्रम इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उसमें सन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके समय में आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन करता धरता था, और एक क्रम, हिस्ट्री में तो हर जगह इंपॉर्टेंट है एक क्रम, और वो क्रम ये है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। जैसे पहले वुड डिस्पैच आएगा, फिर हंटर आयोग आएगा 1882-83 में। हंटर आयोग 1882-83 की बात है। हंटर जो आयोग है ये W हंटर नाम था। वुड डिस्पैच के बाद ये आया। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी वुड डिस्पैच के, जैसे वुड डिस्पैच आया तो वुड डिस्पैच के बाद में क्या प्रगति हुई है, तो इसकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए ये वुड डिस्पैच आया। और ये प्रगति का मूल्यांकन कौन करेगा, ये वुड डिस्पैच आया, उसकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए हंटर आयोग आया। हंटर आयोग का काम था कि वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था इसकी प्रगति का मूल्यांकन करे कि, तो ये हंटर आयोग का गठन 82-83 में W हंटर इनका नाम था, W हंटर उनकी अध्यक्षता में कर दिया गया, ठीक है। तो ये आयोग गठित किया गया था। लेकिन इस आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कई सुझाव दिए थे। तो इसमें जब प्रश्न बनता है तो आपसे पूछा जाता है कि इसका रिलेशन हंटर आयोग का किससे है। तो एक तो प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा जो माध्यमिक एजुकेशन है, मिडिल लेवल का माध्यमिक एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी आप कह सकते हैं, माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उसकी बात करता है ये। प्राथमिक और माध्यमिक, हिंदी में माध्यमिक इसको जानिए। तो इसको इसलिए गठित किया गया, उसके लिए सुझाव दिया गया। सभी प्रांतों में ये गया था, इसने भ्रमण किया था, बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए। उसके बाद में इसने लगभग मान के चलिए 200+ प्रस्ताव भेजे थे और इसके प्रस्तावों को सरकार ने माना भी। तो इसने सुझाव क्या क्या दिया था, इसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, है ना। और उसने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अगर हम दुरुस्त कर ले जाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन, तभी तो आगे की एजुकेशन अच्छी होगी। और यही कमी रह जाती है, जिनके प्राइमरी एजुकेशन में कुछ भी कोर कसर रह गई तो आगे का एजुकेशन लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, उतना अच्छा वो नहीं कर पाते हैं। अब ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा पर इसने कहा कि जिला बोर्ड बना दिए जाए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना दिए जाए। आज तक ये चलता रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, परिषदीय विद्यालय कहा जाता था ना प्राथमिक विद्यालयों को, तो परिषदीय विद्यालय जिला बोर्डों को सौंपने की बात इसने की। उसने एक सुझाव दिया कि जो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है तो उसको साहित्यिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम में बांट दिया जाए। उस समय सुझाव दे दिया था, साहित्यिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम में उसको बांट दिया जाए। जिसको साहित्य पढ़ना हो वो पढ़े, जिसको व्यवहारिक अप्लाइड पढ़ना हो वो पढ़े। माध्यमिक स्तर पर इसने कहा था। महिलाओं को भी इसने कहा था कि शिक्षा में, महिलाओं की शिक्षा में बढ़ोतरी की जाए, महिलाओं को, फीमेल को एजुकेट करने की बात हंटर आयोग ने कहा था। और ये आज तक सपना नहीं साकार हो पाया सही से। अब कुछ स्तर बढ़ा है और महिलाएं जब आई हैं इसमें तो वो सफल भी बड़ी तेजी से हो रही हैं। और निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात भी इसने की थी। प्राइवेटाइजेशन पे उसने भी कहा था, वुड डिस्पैच ने वहाँ से रास्ता खोला। इसने एक रिपोर्ट और मारी कि हाँ चलो ठीक है, निजी जो कॉलेज हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इतनी बातें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है 1904 में, वो इम्पॉर्टेंट है। और यहीं से कर्जन की शिक्षा नीति
का समावेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। कर्जन जो है एक सम्मेलन बुलाता है, 1901 की बात है, और इस सम्मेलन में वो भारत के उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय जो अधिकारी होते हैं उनको बुलाता है 1901 में। और ये जो सम्मेलन होता है शिमला में होता है। कौन? कर्जन बुलाता है, कर्जन द्वारा। जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं। कर्जन के द्वारा इसको बुलाया जाता है, विचार विमर्श होती है। इसी के आधार पर 1902 में टॉमस रैले होते हैं, उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है। और इस आयोग की जो सिफारिश होती है विश्वविद्यालय की स्थिति और उच्च शिक्षा के संबंध में, ये बात करते हैं, ये सिफारिश अपने करते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं। और ये कौन कौन सी बातें करते हैं? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जब पारित होता है तो उसकी सिफारिशें सामने आती हैं। तो वो सिफारिशें क्या हैं? उसने कहा कि विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम, 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें इसने कहा कि प्रोफेसर व व्याख्याताओं की नियुक्ति अध्ययन और शोध के लिए की जानी चाहिए। अच्छा काम इसने किया था। इसने कहा कि सरकार को विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर वीटो का अधिकार होना चाहिए, मतलब उसने अधिकार दे दिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 वर्ष के लिए 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने की बात हुई थी। 5 लाख प्रतिवर्ष, और कितने साल के लिए? 5 वर्षों के लिए। ये याद रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा। ठीक है। राष्ट्रवादी लोग इसकी तीव्र आलोचना करने लगे। उसने कहा कि राष्ट्रवादी कहने लगे कि साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने का एक ये प्रयास है, आरोप लगाया गया इसके ऊपर। कौन सुनने वाला था? है ना, राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या, आप चिल्ला रहे हैं, हुई थी, हत्या हुई थी, ठीक है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले ने राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम इसको कहा था। राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम। राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको संज्ञा दी थी। पूछा जा सकता है किसको कहा, किसने कहा? राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम कह दिया उन्होंने। राष्ट्रवादी भावनाओं को आहत करने वाला इसको बताया गया, है ना। इस तरीके की बात की गई। आपसे फैक्ट पूछे जाएंगे फिल्म्स में। फिर आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सैडलर आयोग कब का है? सोचिए, 1917 में सैडलर आयोग आता है। 1917 सैडलर आयोग। देखिए, पेन वैसे ही चलती है जैसा दिमाग चलता है। 1917 मैंने आपसे पूछा कि कब आया, मुझे याद आया 1917 लिख गया। मैं लिखना चाहता था सैडलर आयोग, इसलिए मैं कहता हूं कि नोट करते रहा करिए, है ना। विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी उनके अध्ययन के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो ये जो आयोग नियुक्त किया गया था, इसमें माइकल सैडलर, डॉक्टर माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर माइकल सैडलर ये इसके अध्यक्ष बनाए गए, ये अध्यक्ष थे। और इसमें 2 भारतीय भी थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये 2 भारतीय इसमें थे, इसमें सदस्य, इसमें आयोग में सदस्य के तौर पर ये 2 भारतीय भी शामिल किए गए थे। ठीक है।
और इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत प्रकट किया था, है ना। यानी कि विश्वविद्यालयी शिक्षा तो दिया ही जाए, साथ में माध्यमिक स्तर पर भी, माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी इसने बल दिया था। 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए सैडलर आयोग ने कुछ सिफारिशें दी। उसने कहा कि स्कूल की शिक्षा जो है वो 12 वर्ष तक होनी चाहिए। हाई स्कूल की परीक्षा के पश्चात विद्यार्थी 2 वर्ष तक इंटरमीडिएट में शिक्षा प्राप्त करेगा। ये व्यवस्था उसी समय की गई थी, 10+2 वाली जो बात आती है। ये जो शिक्षा व्यवस्था थी, इसमें प्रांत में अब हाई स्कूल बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो अगर आपसे जैसे स्टेट जो बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स, तो स्टेट बोर्ड्स इसी समय आए, है ना। 10+2 हाई स्कूल के बाद 2 वर्ष की शिक्षा का प्रावधान इसी के अंतर्गत, सैडलर आयोग के अंतर्गत आया। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष बोर्ड की बात इसने की कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और इसने कई शहरों में जैसे पटना, अलीगढ़, लखनऊ, हैदराबाद, वहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की और वो स्थापित भी किए गए। बनारस में, ढाका में, तो ये विश्वविद्यालय तभी स्थापित किया गया। तो ये सैडलर आयोग था। यहाँ पर याद आपको यही रखना है कि माइकल सैडलर अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि और कौन कौन इसके सदस्य थे जो भारतीय जो थे, तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। 1919 की बात आती है, ये बात हम कर रहे थे 1917 की। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत शिक्षा की बात की जाती है। शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित इसी में किया गया था। तो 1919 के अंतर्गत, द्वैत शासन के अंतर्गत आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित किया गया, है ना। और सरकार जो थी उसने डायरेक्टली अब अपना इंटरेस्ट लेना इसमें बंद कर दिया। शिक्षा के लिए जो अनुदान वो लोग दे रहे थे वो बंद हो गए। इस तरीके के प्रयास इसमें किए गए 1919 में। और उसके बाद में 10 साल तक कोई वैसा प्रयास नहीं हुआ। फिर 1929 की बात है, हार्टोग समिति का गठन होता है। 1929 हार्टोग समिति। भारतीय शिक्षा में देखा जाए तो ये जो हार्टोग समिति है, ये इसने कई मतलब जैसे कुछ ऐसी बातें कही थी। जैसे इसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर ठीक है आप जोर दीजिए, लेकिन इसकी अनिवार्यता और जो शीघ्र प्रसार की आप बात कर रहे हैं उसको हटा दीजिए। इनका नाम था, जो हार्टोग समिति थी, ये फिलिप हार्टोग था। फिलिप हार्टोग, इसकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी, फिलिप हार्टोग। तो इसने अनिवार्यता और शीघ्र प्रसार की बात को इनकार कर दिया, है ना। सुधार और एकीकरण की नीति की सिफारिश ने की, लेकिन बहुत अनिवार्यता की बात इसने नहीं की कि अनिवार्य तौर पर दिया ही जाना चाहिए। उसने इसमें यह भी कहा गया था कि विश्वविद्यालयी जो शिक्षा है उसको सुधारा जाए, है ना, और उन्हीं को उच्च शिक्षा दी जाए जो योग्य हो। सबको एडमिशन करके ऐसे ना भर लिया है। आजकल क्या है, आजकल डिग्री बांटी जाती है, इसीलिए वो डिग्री किसी काम की नहीं होती है। ग्रामीण प्रवृत्ति के जो छात्र हैं उनको अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो ना ले, क्योंकि उनको अगर खेती किसानी करनी है तो वो, अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो उसमें ना ले। ऐसा इसने रोक लगाया। अधिकारों का एक वंचन की बात ये कर रहे हैं। ग्रामीण प्रवृत्ति के छात्रों को मिडिल स्तर तक इसने कहा था कि शिक्षा दो, इसके बाद जरूरी नहीं है। औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा में उनको भेजो, क्योंकि उससे उनको रोजगार मिलेगा। उनको सबसे पहले क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। ये बात इसने की। ये हार्टोग समिति थी। उसी समय गांधी जी कुछ ना कुछ सोचते ही रहते थे। गांधी जी भी थे। अक्टूबर 1937 की बात है, वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ। उसमें गांधी जी के द्वारा शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की गई। कहाँ पे हुआ था, वर्धा में। तो ये हम बात करने जा रहे हैं वर्धा योजना की। 1937 बापू जो थे गांधी जी, इन्होंने शिक्षा पर कुछ बातें कही। वर्धा योजना के नाम से उसको जाना जाता है। उन्होंने कहा, उनका मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य। हस्त उत्पादक कार्य, हस्त उत्पादक उनका कार्य मुख्य सिद्धांत था
कि जो भी काम हो कुछ ऐसा किया जाए कि सबको रोजगार मिले। अब अगर रोजगार सबको देना है तो छोटे मोटे पाठ्यक्रम भी आपको चलाने पड़ेंगे। आपको ऐसे पाठ्यक्रम चलाने पड़ेंगे जो शिल्पियों से, शिल्पकारों से रिलेटेड हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया था। कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किए गए थे। इसमें कहा गया कि प्रथम 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में, वर्धा योजना में मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 7 वर्ष तक, मतलब जो 7 वर्ष शुरू के होते हैं मातृभाषा में। और ये शिक्षा जो होनी चाहिए वो निःशुल्क होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। ये शिक्षा जो होनी चाहिए ये अनिवार्य होनी चाहिए। तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने कहा कि इसमें होना चाहिए वर्धा योजना के अंतर्गत। इन्होंने दस्तकारी के क्षेत्र में जोर देने की बात की। छात्रों को कुछ कोर्सेज ऐसे कराया जाए जिससे कि वो उनके रोजगार परक शिक्षा मिल सके उनको। इन्होंने मूल शिक्षा योजना का कार्यान्वयन तकनीक द्वारा शिक्षा पर जोर देने के बाद कहा कि तकनीकी शिक्षा दिया जाना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध आ गया और द्वितीय विश्व युद्ध आ जाने के कारण प्रांतीय मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र हुआ और उसी कारण से इनका जो ये प्लान था वो लागू नहीं हो पाया। वर्धा प्लान फेल हो गया। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो सरकार ने इस योजना पर कार्य करना चालू किया कि हाँ चलो अब गांधीवादी जो विचार थे उनको लागू किया जाए। बापू के जो विचार थे कि भारत को आज़ाद बापू ने ही कराया था। आप ऐसा मानते हैं? बापू ना होते तो भारत ना आज़ाद होता। आज़ाद होता या नहीं होता, लेकिन उनका योगदान तो अविस्मरणीय है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। आज़ाद तो होता है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना योगदान होता है। बापू का भी योगदान अपने तरीके से था। 1947 में भारत आज़ाद होता है, लेकिन उसके पहले एक सार्जेंट योजना आती है 1944 में। सार्जेंट योजना खेल खेल में पढ़िए, बहुत दबाव देके नहीं, जैसे लगे वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, चाय पीजिए, थोड़ा सा टहलिए, 10-5 कदम चलिए, है ना। यूट्यूब मत देखने लगिए दूसरा कि आपने खोल लिया यूट्यूब पे वीडियो दूसरा देखने लगे, तो ये मत करिए। व्हाट्सएप पे चैटियाइए मत, थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करिए, हाथ पांव इधर उधर कुछ करिए, फिर स्टार्ट करिए। यात्रा लंबी है, ऐसे काम बनने वाला नहीं है ना। थकना पड़ेगा, फिर जगना पड़ेगा, फिर सो के जगना पड़ेगा और जग के सोना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। कहने का मतलब थकान भी आएगी, बोरियत भी महसूस होगी, लेकिन पढ़ना तो होगा ना। 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे जॉन सार्जेंट। तो शिक्षा पर उन्होंने एक योजना अपनी प्रस्तुत की थी, उसी को सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को स्थापित करने की बात इन्होंने कही थी, है ना। तो सार्जेंट योजना की जब भी बात की जाए तो इन्होंने प्राथमिक प्लस उच्च माध्यमिक इस पे बात इन्होंने की। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पर इन्होंने बात की थी। 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात इन्होंने की थी। फिर इन्होंने कहा कि 11 से 17 वर्ष तक की जो बच्चे हैं, तो 11 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी 6 वर्ष की अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था हो। तो पहले तो 6 से 11 के लिए व्यवस्था इन्होंने कहा, वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए निःशुल्क शिक्षा हो और अनिवार्य शिक्षा हो। और ये जब पढ़ जाएं, आगे बढ़ें, तो 11 से 17 के लिए भी एक इन्होंने प्लान कर दिया, 11 से 17 वर्ष के लिए, है ना। तो 6 वर्ष की अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था की इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि एक विद्या विषयक शिक्षा हो, और एक इन्होंने कहा था इस योजना में बहुत बढ़िया था, एक विद्या विषयक, जिनको अपना विद्यार्जन करना है तो एक विद्या विषयक, और जिनको नौकरी पेशा लेना हो तो तकनीक आधारित शिक्षा हो, प्रोफेशनल कोर्सेज हो, तकनीकी आधारित शिक्षा हो, व्यावसायिक आप कह सकते हैं, व्यावसायिक शिक्षा का इन्होंने कहा कि यह प्रावधान होना चाहिए, जिसमें से जिसको जो करना हो वो करे। तो इस तरीके से ये था। सार्जेंट योजना में एक फैक्ट और है, उसने कहा था कि उत्तर माध्यमिक श्रेणी को समाप्त
कर दिया जाना चाहिए और 40 वर्षों के भीतर देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। बाद में खेर समिति आई थी तो उसने इसको घटा के 16 वर्ष कर दिया था इस 40 वर्ष की अवधि को, लेकिन ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा के जितने भी अधिनियम थे वो हमने देख लिए। अब जैसे अब एक नई शिक्षा नीति 2020 की जो आई है, अब 20 की जो शिक्षा नीति है उस पर बहुत सारे प्रश्न तो नहीं बनेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। जैसे उसमें GR का क्या रखा गया है ना, कब की शिक्षा नीति है यही पूछ ली जाती है, 19 की है, 20 की है कि 21 की, कन्फ्यूजन होने लगता है, लॉकडाउन के कारण और कन्फ्यूजन होता है। तो उसकी जो कुछ मोटी मोटी बातें हैं, जैसे बाकी ऐसे वगैरह लिखना होगा तो शिक्षा नीति पे ऐसे पढ़ा हुआ है IAS प्रेप पे यूट्यूब पे, तो आप उसको देख लीजिएगा, भारतीय शिक्षा नीति, उसको आप देखेंगे तो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति, ऐसे करके उसमें कई हेडिंग्स पड़ी हैं, जो भी पूछा जाए लिख सकते हैं। उसमें जो नई शिक्षा नीति है उसमें स्कूल और उच्च शिक्षा में कुछ सुधार करने की बात ऐसी की गई, जैसे उसमें जैसे 2-3 मोटे मोटी चीज़ें आप याद रखिए। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन जो अनुपात है, GER उसको बोलते हैं। तो नवीन शिक्षा नीति 2020 की, तो इसमें 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है GER 100% करना है, सकल नामांकन अनुपात 100% 2030 तक करना है। और पूर्व में जैसे इसके साथ साथ इसमें ये भी कहा गया है कि पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और इसमें एक चीज़ ये भी रखनी है 5+3+3, 5+3+3+4, इसको भी तो ध्यान रखना है। 5+3+3+4, ये भी 5 3 8 3 11 और 4 15। और ये व्यवस्था जो की गई है ये 3 से 18 3 साल से शुरू होगा, बच्चों का जो शिक्षा का वो है 3 साल से शुरू होगा। तो अब वो 3 साल का कोई बच्चा है तो ये 3 साल का बच्चा यहाँ से अध्ययन शुरू करेगा और 18 वर्ष तक करेगा। तो ये 5+3+3+4, 3 साल का बच्चा अध्ययन शुरू कर रहा है, 5 साल पहले वो पढ़ रहा है, फिर 3 साल। अब वो 5 साल में जो पहुँचेगा वो कक्षा 3 में पहुँचेगा, कक्षा 2 में पहुँचेगा, प्री नर्सरी नर्सरी सब मिला के। उसके बाद में 3 साल उसमें जुड़ेगा तो कक्षा 5 में पहुँचेगा, कक्षा 5 में ये पहुँचने के बाद में फिर ये ऐसे 3 साल का और 8 तक वो पहुँच जाएगा, 8 में पहुँचने के बाद में फिर 4 साल में वो इंटर पास कर जाएगा। तो 3 से 18 वर्ष के बच्चों के बीच का ये प्लान है। इसमें NEP जो है, NEP मतलब नवीन शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें एक बात कही गई है कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में। तो कक्षा 5 ऐसे लिखिए, कक्षा 5 तक शिक्षा मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में या स्थानीय भाषा में, इसकी बात इसमें की गई है। मातृभाषा को कक्षा 8 तक और आगे की शिक्षा के लिए भी प्राथमिकता देने की बात की गई है, लेकिन कक्षा 5 तक का तो बिल्कुल निश्चित है कि इसमें करना ही है, इस पर बल दिया जाना है। आगे भी बढ़ा सकते हैं, कक्षा 8 और उसके आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। शारीरिक गतिविधियों को भी शामिल करने की बात की गई है, जैसे एक्सरसाइजेज को, व्यायाम को शामिल किया जाए। कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव करने की बात, सेमेस्टर लाने की बात की गई है। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ज़्यादा जोर देने की बात इसमें की गई है, ठीक है। एक कार्यक्रम है जो इससे रिलेटेड है और वो कार्यक्रम है परख। क्या नाम है उसका? परख कार्यक्रम। परख कार्यक्रम आपसे पूछा जा सकता है, परख क्या है? परख के नाम से ही आपको पता है परख क्या है। राष्ट्रीय आकलन केंद्र की इसमें स्थापना किया जाना है ना। परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किया जाएगा और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा, ये सॉफ्टवेयर होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित। और इससे किया क्या जाएगा? परख से छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। तो उनके मूल्यांकन के लिए जो मानक निर्धारित करने हैं वो काम ये करेगा। जो स्टैंडर्ड्स हैं, किन स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, वो काम ये करेगा। 2022 तक इसमें शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। एनपीएसटी उसको बोलते हैं। 2022 तक इसका लक्ष्य है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक इसकी बात की गई है। सकल नामांकन जो अनुपात है 2018 में 26.3% है उच्च शिक्षण में। अभी तो वैसे हमने देखा है सर, तो हायर एजुकेशन में देखा जाए तो ये अभी है कितना, 26.3%। ये 2018 का आंकड़ा है और इसको इसने कहा है, इसमें लक्ष्य रखा गया है कि इसको आगे बढ़ाना है और इस 26.3 को 50% तक लेके जाना है, यानी कि बढ़ा देना है। वहां पे एनरोलमेंट ज्यादा हो, नई सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। इसके लिए 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ने की उच्च शिक्षण संस्थानों में बात की गई है ना। मल्टी लेवल पे एंट्री और एग्जिट, मल्टीपल एंट्री एग्जिट व्यवस्था स्नातक पाठ्यक्रम में इनको अपनाया गया और अलग अलग उसमें डिग्रियों को देने की बात की गई है ना। मतलब एक डिप्लोमा आपको दे दिया जाएगा अगर आपने 1 साल किया, इस तरीके की उसमें कैटेगरी की गई है। डिटेल में आप देखिएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अभी करंट में हमने चर्चा की थी, तो इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों से जो प्राप्त अंक हैं या क्रेडिट है उनको डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये दिया जाएगा और अलग अलग संस्थानों में छात्र प्रदर्शन के आधार पर अपनी डिग्री प्राप्त कर पाएंगे, उनको प्रदान की जाएगी। एमफिल कार्यक्रम को समाप्त भी इसमें किया गया है, एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। इसके अंतर्गत हेकी की परिकल्पना की गई है, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, तो हेकी इसी में आया है। हेकी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी व्यवस्था। बाकी दिव्यांग बच्चों के लिए, जो दिव्यांग हैं उनके लिए व्यवस्था इसमें की गई है, उन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की बात की गई है कि इसका गठन किया जाएगा जिससे तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, ये प्रयास किया गया है। इसके लिए जो बहुत सारे कार्यक्रम हैं वो लाए जाएंगे। ये सारी चीज़ों को, बुनियादी ढांचों को विकसित करने का ये प्रयास इसके अंतर्गत, जो नई शिक्षा नीति है इसके अंतर्गत किया जाएगा। पाठ्यक्रम ज़्यादा साइंटिफिक बनाने की बात की गई है, जो परीक्षा पद्धति है उसको ज़्यादा उपयोगी बनाने की बात की गई है। भारतीय ज्ञान प्रणाली जो है, भारतीय ज्ञान है उसको भी इसमें शामिल किया जा सके, जनजातीय और स्वदेशी ज्ञान भी इसमें शामिल हो सके, इसका प्रयास किया गया है। कहने का मतलब शुद्ध रूप में देसी उसको बनाने का प्रयास हो रहा है। सफल कितनी होती है, क्या है, प्रयासों पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर कैसे काम करती हैं और जो अध्यापक गण हैं, जो शिक्षक हैं, वो कैसे इसका पालन करते हैं और अभिभावक कैसे इसको लेते हैं। तो ये हमारा शिक्षा आज तक का रहा। फिर आगे अगला जो चैप्टर होगा उसमें अब हमको चर्चा करनी है। आगे अगला चैप्टर क्या होगा, भारत में शिक्षा का विकास हमने कर लिया और शिक्षा के विकास के बाद में अब हमको इसमें डिस्कस करना होगा, शिक्षा हो गया तो हम समाचार पत्रों का इतिहास भी देख सकते हैं। फिर कांग्रेस पे हमको आना है, उसके पूर्व की संस्थाएं और कांग्रेस। थैंक यू सो मच।